आग लगी हुई है आपकी प्रदेश अध्यक्षता को। ये सारे लोग किसी संगठन का, किसी नेता का विरोध करते सत्यनारायण शर्मा को ही, और सत्यनारायण शर्मा जी का नए नवेले संघर्ष मोर्चा कहता है कि हम कि उसके पास पैसा है। लोकस में बोगस कौन, हम करेंगे पर्दाफाश के दूसरे हिस्से में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव का पॉडकास्ट लोहार आजकल, और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया, और साथ में है हमारे सहयोगी एडवोकेट अभिराम शर्मा। लोहार आजकल की इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं लोहार कल्याण समिति यानी लोकस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, और औरंगाबाद से लोहार आदिवासी जागृति मंच के महासचिव मनोज कुमार विश्वकर्मा कि 90 के दशक में लोहार कल्याण समिति के उभार और लोहार जनमानस में प्रभाव रखने वाला यह संगठन अपने नकारा उत्तराधिकारियों व नेतृत्व के कारण क्या आज के समय में बेमानी और पिछलग्गू हो चुका है, जो नए नवेले करोड़पति और नेतृत्व में टकापति शख्स को लोहार समाज के नायक बनाने पर आमादा है। क्या लोकस के अंदर नेतृत्व में सामाजिक चेतना और समाज से जुड़े हित व सरोकारों का टोटा पड़ गया था, टोटा पड़ गया है? क्या उनमें वैचारिक शून्यता घर कर गई है? जवाब चाहिए। मित्र बंधु जी सभी सवालों का जवाब है जी कि मैं पहले भी कहा है कि मैं इस बिहार के किसी भी जिला या प्रमंडल को जी अपने से भिन्न नहीं समझता हूँ। दूसरी बात कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है, जी राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का निर्माण करने की जो स्वेच्छा लोगों में है, किसी तरह की ब्रांडिंग नहीं है, जी उसका कुप्रभाव राजनीति में भी पड़ता है और सामाजिक संगठनों पर भी पड़ता है। जी जहां तक लोकस में आपने कहा, क्या शब्द आपने बोला कि नकारा उत्तराधिकारियों व नेतृत्व के कारण। उत्तराधिकारियों नहीं, मैं समझ गया उत्तराधिकारी का मतलब मैं समझता हूँ। जी पहले जान लीजिए कि 90 के दशक में ये लोहारों की विडंबना है जी कि एक लोहार जाति के लोगों का हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो भी भविष्य में भूत में हम लोगों ने जो भी गलतियां की है उससे हमको सीख लेना चाहिए, जी वर्तमान को मजबूत करना चाहिए और भविष्य का निर्माण करना चाहिए। जी परंतु हो क्या रहा है कि लोकस के कोई पदाधिकारी न तो नकारात्मक हैं, न इसके उत्तराधिकारी कोई इस तरह के हैं। लोकस जिस समय, मैं समझता हूं कि आप इसको जानते भी नहीं होंगे, जिस समय बड़े बड़े लीडर लोहार समाज के अधिकार के लिए, खास के एसटी के अधिकार के लिए जब लड़ रहे थे, जी उस समय बिहार के बड़े बड़े भूप, उस समय भी पहली बात तो जान लीजिए कि मैं उनको नमन नहीं कर पाया। दुर्भाग्य है कि जो इस अधिकार को लेके बिहार में लोगों के बीच आए थे जानकारी, उनको तो बिहार के सभी लोग जानते भी नहीं हैं, स्वर्गीय गोस्वामी दास जी को। जी संजोग से वो वैशाली जिला के लावलपुर गांव के थे। जहां तक वो बन पड़ा, उस जमाने में आर्थिक तंगी थी, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी इस लोहार समाज के लिए, और जब वो लेके आए थे और उनके जब कुछ शिष्य लोग बने, हरिशरण ठाकुर जी, गोरख बाबू जैसे लोग, तो इन लोगों ने उसी समय 92 में लोहारों का संगठन बड़ी उफान पर था। और 92 के समय में जब ये लोहारों का डिमांड बड़ा जोर पर पकड़ा था, क्या मिला, औपबंधिक मिला, वो सब पर हम नहीं जाएंगे, वो सब आप लोग जानते हैं। उसमें से जब सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे और वहाँ जो परेशानियां झेलना
पड़ा, केस किसी कारण से लोग लड़ नहीं पाए, डिफीट नहीं हुआ, सारे केस कोई डिस्पोजल आपके नहीं है, मेरे शब्द में जान लीजिए, लेकिन अभाव के कारण ये लोग लड़ नहीं पाए तो केस एक तरफा डिसीजन में चला गया। और वैसे स्थिति में जब आपको ये भी याद होगा कि 2006 में बढ़ई को पहले ईवीसी का दर्जा मिला था और लोहार को ईवीसी का दर्जा 2008 में मिला था। और उस समय जितने जो हमारे लीडर लोग थे उस पर कोई टिप्पणी नहीं। जब सब लोगों ने हार मान गया कि अब किसी कीमत में लोहार को अब एसटी का दर्जा नहीं मिलने वाला है, उस समय हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर हरिशरण ठाकुर का एक शब्द था कि वो लोग कहते थे कि बालू पेरने से कहीं तेल निकलता है, तो इन्होंने जवाब दिया था कि आप लोग ठीक है समझ रहे हैं कि बालू पेरने से तेल नहीं निकलता है, लेकिन हरिशरण ठाकुर बालू पेर के भी तेल निकालेगा। और इसी मिशन के तहत काम अकेले भी करते रहे, जो लोग उनका साथ दिए लेके चलते रहे, चलते चलते जो भी परिस्थिति आपको 2016 तक आई। उसके बाद आज भी आप देख लीजिए, उससे पहले आप 2004-06 देखिए, एलबीएम का गठन कब हुआ? 2014 में जी। उससे पहले बिहार के कोई और संगठन लोकस के अलावा किसी संगठन के बारे में जितने लोग लेक्चर दे रहे हैं उन लोगों से जानिए कि क्या लोकस के अलावा किसी और संगठन को भी लोग जानते थे क्या? लोहार के नाम पर, विश्वकर्मा के नाम पर तो कई संगठन थे, आज तक विश्वकर्मा के नाम पर कोई संगठन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ आर्थिक अभाव को झेलते हुए, व्यक्ति के का अभाव झेलते हुए, संगठनात्मक कमजोर होते हुए, मैं मानता हूँ इस चीज को। और यहाँ तक जब हम लोग एच.एस. ठाकुर जब लाए और जब हम लोग इसमें शामिल हुए और जब हम लोग इसको लेके आए, तो आज भी गाय बेजाय रो गा के भी अगर कोई नाम लेता है तो लोकस का नाम लेता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी लोकस बिहार में अब नंबर 1 का संगठन है। तो फिर इसके पदाधिकारी नकारात्मक हो कैसे सकते हैं? दूसरी बात कि जो कुछ भी आज तक हमने, ठीक है, इंसान जो काम करता है गुड्डू बाबू, गलती उसी से होती है। जो काम करेगा ही नहीं उसको गलती क्या हुआ, सही क्या हुआ, वो समीक्षा करेगा बैठा हुआ, बस इतना ही कर सकता है, उसको महसूस नहीं होगा। जो हारेगा नहीं वो जीत की तरफ कैसे जा सकता है, रास्ता कैसे बना सकता है? तो आपके सामने है, इधर 2-3 वर्षों का आप देख लीजिए, धरना प्रदर्शन करना हुआ, फलना करना हुआ, चिलना करना हुआ, यहाँ तक कि हम अपने साथियों के साथ, मैं अकेले अपने पर श्रेय नहीं लेना चाहता, हमने तो इस महीने 2023 में भी मुख्यमंत्री का घेराव किया ना मुजफ्फरपुर में। किसी ने हिम्मत जुटाया क्या? बड़ी बड़ी बात करने, कोई आदमी लेके आएंगे जांगड़ा साहब को रैली करवा लेंगे, कहेंगे कि अधिकार मिल जाएगा। कोई वैशालीगढ़ में लोहारों को हथौड़ा लेके भेज देंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं, अधिकार मिल जाएगा। ये सारी घटनाएं जो 3-4 वर्षों में घटी है, खास के 16 के बाद, हमारे लिए संदेश गलत जाता है, गलत संदेश जाता है। इस घटना का आपने जिक्र किया तो नहीं, मैं देखिए इसको नकारात्मक नहीं लेना, मैं चाहता हूँ इस घटना का जिक्र किया 2023 में, ये मुख्यमंत्री का घेराव करने की, सचिवालय का घेराव करने की बात आपने की, लेकिन इसी घटना के बाद आप पर आरोप भी लगने शुरू हो गए कि आपने संघर्ष मोर्चा बनाकर और बाद में एक अलग राह आपने पकड़ ली। इसी तरह के आरोप राजकिशोर शर्मा पर भी लगती है। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा कि जो काम करेगा जी, हार और जीत या नकारात्मक और सकारात्मक श्रेय उसी को जाता है। मैं क्यों ऐसा किया, आपका सवाल एकदम जायज है, सटीक है। अब फिर आप लोहार संघर्ष मोर्चा पर आ गए जी। मैंने संघर्ष मोर्चा के गठन करने की परिकल्पना मेरा और अमीरीलाल ठाकुर का ही था, यह भी सच है जी। चूंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं लोहार हूँ, उसके बाद कोई संगठन है, उसके बाद कोई अध्यक्ष है या महासचिव है, उपाध्यक्ष है, संगठन सचिव है, अरे कुछ है तो लोहार का समस्या है तो पहले आप लोहार बनिए ना। संगठन को 2 मिनट के लिए ताक पर रख दीजिए, संगठन जहाँ है उसको मजबूत करिए, लेकिन सब आदमी एक साथ आइए। तो इसकी परिकल्पना हम लोग 8 जनवरी 2023 में किया था, ऐसा, हाँ 23 में किया था, और इसका परिणाम आपको
गया में निकला 2 दिवसीय चिंतन मंथन दिवस। वो हम लोगों का आयोजन नहीं था, वो आपको उस समय जो गया में आप लोग चलाते थे जागृति मंच, आदिवासी जागृति मंच, उन लोगों में उस समय जब हम लोगों ने बात किया तो हम लोग बैठे, उस समय मात्र 5-7 लोग हम लोग बैठ के परिकल्पना किए थे। उसमें थोड़ा सा राजकिशोर शर्मा जी जल्दीबाजी कर गए, मीडिया बुला लिए, यूट्यूब बनवा दिए, डाल दिए। वो गलती मैं महसूस करता हूँ, हम लोग मना किए थे कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका मानना था कि नहीं, जब तक मीडिया में नहीं जाएगा समाज कैसे जानेगा। जो भी हो, हम लोगों का प्लानिंग था कि जितने नए और पुराने, एक शब्द का मेरा गौर कीजिएगा, मैं कभी छोटा और बड़ा नहीं कहता हूँ, और किसी संगठन और किसी नेता को मैं कभी अपने भाई के अलावा, अपने शुभचिंतक के अलावा कभी निगेटिव नहीं समझा। वो भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो उस समय जब परिकल्पना हुई और गया का घटना फिर आपके सामने है, वहां जब हो गया, संघर्ष मोर्चा का गठन हो गया और उसके बाद जो जिम्मेवारी दी गई थी, उस समय भी तय हुआ था कि मिलर हाई स्कूल मैदान में हमको कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम नहीं हुआ, काहे रीजन जो भी हो, उस रीजन में हम भी शामिल हैं। जब हम लोगों ने बात की, मिलर हाई स्कूल का कार्यक्रम नहीं हुआ, जातीय आधारित गणना, हालांकि जातीय आधारित गणना पर कोई डिबेट नहीं कीजिएगा, हम स्पष्ट बोलते हैं, वो ये सब खो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जातीय आधारित गणना का समय आया, सब लोग जान रहे थे कि 1 अप्रैल से ही होना था, भले ही वो 15 अप्रैल से हुआ। तो उस समय कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। सब लोग, अब गठन हो गया लोहार संघर्ष मोर्चा का, आप जागृति मंच चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई सुशील मोदी के यहाँ जा रहा है, कोई सम्राट चौधरी के यहाँ जा रहा है, कोई नित्यानंद राय के यहाँ जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री जी के यहाँ, आपको बताएं जदयू के ऑफिस में भी लोग 2-2 मीटिंग कराए हैं। उसके बाद यहाँ तक कि हम तो नाम लेते हैं, सत्यनारायण शर्मा जी तो जनता दल में जाके शामिल हुए हैं। उस समय तो वो उनके साथ थे ना, मांझी जी के साथ। तो जब मैंने देखा कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं भी एक संघर्ष मोर्चा का फाउंडर सदस्य हूँ। दूसरी बात कि मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, आखिर मेरी जिम्मेवारी तो बनता है ना लोहार समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो मैंने पहले धरना का आयोजन किया, धरना में LBM को मैं साथ लिया। निश्चित तौर पर आप लोग बधाई के पात्र हैं बिहार के लोहार। उस समय जो परिस्थिति थी उसके अनुसार सभी लोगों ने अपने संगठन को ताक पर रख के भी उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। जो लोग नहीं लिए थे, मैं उन पर आज तक सवाल नहीं उठाया। खैर, उसके बाद जहाँ तक वहाँ, उसके बाद मैं जब सचिवालय लगातार, कभी आप देखे होंगे गुड्डू बाबू, इससे पहले मैं कभी पत्राचार में विश्वास नहीं करता हूँ। अधिक पत्राचार उतना ही होना चाहिए जितना आपको जरूरत हो। तो जब जाति आधारित गणना पर पत्राचार करने की नौबत आई तो मैंने सचिवालय पत्राचार किया। पत्राचार का जब 2-3 पत्राचार का, एक पत्राचार मैंने किया 30 जून 2022 को, 6 महीने जवाब नहीं आया। फिर मैंने एक पत्राचार किया 3 जनवरी को, जब उस पर हमारे सचिवालय के जो अधिकारीगण हैं उनसे कुछ बातें हुई और उन्होंने आश्वस्त किया, थोड़ा इंतजार करना पड़ गया। जब वो नहीं माने तब जाके मुझे फिर वहाँ फिर सचिवालय गए, फिर उस दिन एक कागज रिसीव कराया और जब उस पर संज्ञान लेने की नौबत नहीं आ रही थी तो मैं वहीं बोला था कि हम लोग हो सकता है कि इसके लिए करो और मरो की स्थिति में आवेंगे। धरना प्रदर्शन में भी क्या हुआ, हम लोग तब यहीं रह गए, अपना LBM के अध्यक्ष गए, अपना क्या बोलते हैं ज्ञापन वगैरह दिए। लेकिन उसके बाद जब तक जाति आधारित गणना प्रारंभ नहीं हुई थी तो मैंने मुख्यमंत्री का मुजफ्फरपुर में जो एक प्रोटोकॉल के तहत कहता है विरोध करने का जो तरीका होता है उसके तहत मैंने किया, जो हमारा मौलिक अधिकार है। इतना काम करने के लिए के बावजूद भी या सुप्रीम कोर्ट से अधिकार छीना गया, बिहार सरकार हमारी बात को सुन गया। हमारी मीन्स हमारा ही नहीं, पूरे लोहार के समस्या को बिहार सरकार भी एक कमार और लोहार को डिफेंस नहीं कर सका, अलग अलग नहीं कर सका, स्थापित नहीं कर सका। उसके बाद भी कोई कहता है कि हम नित्यानंद जी से काम करा लेंगे, कोई अमित शाह जी से काम करा लेंगे, कोई प्रधानमंत्री जी से। आपको लगता है कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया हो इतना आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा? तो इसके लिए अब लोहारों के लिए करो या मरो की स्थिति नहीं है तो क्या है भाई। इसलिए मैंने
संघर्ष मोर्चा के जब साथियों को देखा कि कोई भाजपा की राजनीति में लग गए, कोई जदयू के राजनीति में लग गए, कोई लोजपा के राजनीति में लग गए, कोई राजद के राजनीति में लग गए, और मेरे लिए प्राथमिकता था समाज, मेरे लिए पार्टी कोई प्राथमिकता नहीं रखता। पार्टी तब है जब हमारा अधिकार प्राप्त होता है, नहीं तो हम तो वोटर हैं, हम तो कभी आज इसको वोट देंगे, कल उसको वोट देंगे। ये चीज क्यों नहीं हमारा लोहार समझता है? लेकिन लोग दलगत राजनीति में, और इसका उदाहरण है कि कुछ साथी, जिस दिन मैं केस किया भी नहीं था उससे पहले आपको याद हो गया, जिस समय संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कैमूर के साथियों के साथ ये लोग भाजपा कार्यालय में जाके ज्ञापन दे आ चुके थे। उस समय संघर्ष मोर्चा तो नहीं की बात नहीं थी। अगर संघर्ष मोर्चा की बात रही रहती तो शायद ये सारे साथी से पहले बात होता। देखिए, कोई भी अलायंस हो, गठबंधन संगठन हो, उसके बीच पहले साथियों के बीच कम्युनिकेशन बनना चाहिए। जब ये उस समय कम्युनिकेशन का अभाव हुआ था, निश्चित तौर पर मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और जब मैंने देखा कि ये कम्युनिकेशन नहीं बना और सारे लोग अपने अपने काम में अपने अपने संगठन के माध्यम से लगे हुए हैं, वैसे स्थिति में मुझे केस में जाना हुआ, तो या प्रदर्शन जो भी करना हुआ मैं अपने बैनर तले निश्चित तौर पर किया। उसके लिए हम पर आरोप लगे, लेकिन वो आरोप मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि निराधार है। उसके बाद अभी वर्तमान स्थिति में जब उमेश जी को आप लोगों ने लाया, आप देख लीजिए, मैं सिर्फ इसलिए किसी के साथ खड़ा होता हूँ, अभी आप सवाल किए हैं, कई सवाल हैं, उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना बात नहीं बोलता। लेकिन उमेश जी के नेतृत्व में जब मगध में संगठन बना, एक हम लोगों की आस जगी। और जहां तक नेतृत्व के अभाव का सवाल लोकस में, ऐसा नहीं है, आपसे मैं एक पर एक लोग हैं यहाँ, परंतु मैं तो सीधा समझता हूँ कि जब मैं मगध और तिरहुत और औरंगाबाद, गया और मुजफ्फरपुर के नज़र से देखता ही नहीं हूँ, तो हम लोग अब जब लोगों को देखा कि उमेश जी का बड़ा जोर शोर से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं रुकूंगा, सवाल यहीं से खड़ा होता है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो गांधी ने उस आंदोलन को, जो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाले मुख्य नायकों में से एक थे, और बिरला जैसे बड़े धनाढ्य व्यवसायियों ने उनको आर्थिक मदद दी थी। बिरला फ्रंट पे खड़ा नहीं था, वो नेता बनने की होड़ में नहीं था। लेकिन आज जब एक करोड़पति को इसलिए नेता बनाया जाता है कि उसके पास पैसा है, मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है। पहली बात कि इसको मैं व्यक्तिगत रूप से लेता हूँ, आई एम नॉट नाउ उमेश विश्वकर्मा, लेकिन जब आप लोग लेके आए तो हमने भी एक महसूस किया कि शायद इस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होगी, इसलिए मगध के लोगों ने बड़ा जोर शोर से इनको आगे किया है। अब उसमें व्यक्ति विशेष की अगर बात होती कि उसको गुड्डू जी लेके आए हैं, उनको मनोज जी लेके आए हैं, क्या बोलते हैं, दीनानाथ जी लेके आए हैं, या फलना जी लेके आए हैं, तब शायद मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन मगध के लोगों का जो आव भाव हमको दिखा, एक चीज है। दूसरी बात कि आपको एक चीज और मैं स्मरण करा दूं, 14 सितंबर को शायद इन लोगों की पटना में बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं शामिल नहीं हुआ था, चूंकि आपका सवाल एकदम जायज है। धन होना, आपने ठीक कहा कि गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बिरला हो या जो भी उस लोग थे, वो आर्थिक मदद कर रहे थे। आज की तिथि में भी मेरा मानना है, मैं आपको अगर याद होगा तो जो IMA हॉल में 20 सितंबर को बैठक हुई थी, उसमें मैं देखा, मैं ये बात उमेश जी के सामने भी रखा था कि हम लोहार हैं, आप लोहा हैं, हम आकार देना जानते हैं, अब सवाल ये बनता है कि आप गर्म कितना होइएगा। ये बात मैं बोला था। और जो औजार बनेगा, अगर वो औजार खड़ा नहीं उतरेगा तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये चीज उमेश जी आपको देखना है कि आपके कंधे पर अगर लोग भार दे रहे हैं तो आप इसको बखूबी निभाइए, नहीं तो हम लोग कभी भी किसी को भी अलग कर सकते हैं। खैर, मेरा मानना है कि हम लोग उमेश जी को नहीं जानते, उमेश जी को आप लोगों ने हम लोगों के बीच रखा, और मैं पहले कहा कि इसको मैं जिला में क्षेत्रीयता की नजर से देख नहीं रहा हूं। तो एक चीज मेरी मंशा में जरूर है कि सामाजिक संगठनों में
जो जिस क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखता हो उसको उसी क्षेत्र में रहना चाहिए। मैं एकदम बेबाकी से आपके प्रश्न का ये जवाब दे दिया कि अगर उनकी इच्छा है राजनीति की तरफ जाने का तो उनको स्पष्ट होना चाहिए कि हमको राजनीति करना है, सामाजिक क्षेत्र के लोग उनको राजनीति में सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर सामाजिक क्षेत्र में आए हैं तो उनको समाज के मुद्दों के साथ समय समय पर संघर्ष करना होगा। उसके लिए लाठी खाना हो, गोली खाना हो, प्रतिकार सुनना हो, अपमान झेलना हो, सम्मान मिले, वो एक नेतृत्वकर्ता को ये सब कुछ करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अब कारण जो भी हो, कमियां हुई है, उसका जवाब उनके तरफ से होगा। लेकिन उमेश जी के बारे में आप कह रहे हैं कि धन के नाते हम लोगों ने नेता माना है, ये धर्मेंद्र शर्मा कदापि स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आज उमेश जी आए हैं तो आप कह सकते हैं कि धन के चलते लोग उनको नेता मान रहे हैं। आज से पहले उमेश जी नहीं थे तब भी हम लोग सब अपने संगठन को चला रहे हैं। आज के तिथि में भी आपके साथ प्रमाण है कि जब मैं कोई लोकस का कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं जिला में का भ्रमण कर रहा हूं, अपने संगठनों के काम के लिए कर रहा हूं, मैं कहाँ उमेश विश्वकर्मा की बात करता हूं, कहाँ मैं उमेश को विश्वकर्मा के पैसे पर जाता हूं, कहाँ उमेश विश्वकर्मा के लेके गया हूं, बता दीजिए। सवाल ये नहीं है कि जिनको उनके धन से लगाव होगा, जिनको उनको ये करना होगा, अगर चाहो वो मूर्ख तो नहीं है। अगर वो अपना हाथ सिकोड़ लेंगे तो जो स्वार्थ रखे हुए हैं, जो लालच कर रहे हैं, जो उनको जबरदस्ती नेता बनाना चाहते हैं, वो बना देंगे क्या? इसलिए इस बात को ये विश्वास के बात नहीं है। अगर ऐसा करना हुआ रहता तो जो आप सवाल पूछे हैं कि 20 गांधी मैदान के बजाय मिलर हाई स्कूल पर आए, वो भी अब तक नहीं हुआ। आपने कहा कि संवाद यात्रा दोबारा निकला था, वो आज तक नहीं हुआ। तो अगर उनके उससे हम लोगों को नुकसान हुई है, सच पूछिए जो मेरा लोकस का क्या क्या प्लानिंग रहा होगा, क्या क्या प्रोग्राम रहा होगा, आखिर सब हम लोगों ने तो चूंकि लोकस का मंशा सिर्फ यहाँ ये था, इतना था, खास के धर्मेंद्र शर्मा का मंशा ये है आज भी कि अगर लोहार का एकजुटता किसी भी कारण से होता है तो उसमें लोकस पीछे नहीं होगा। अपना अगर कुछ त्याग भी कर देना होगा तो हम त्याग करके लोहार को मजबूत करना चाहते हैं। हम दूसरे संगठनों की तरह, दूसरे नेताओं की तरह ईगो पालने वाले लोग नहीं है। इसलिए हमने उमेश जी का साथ दिया। अगर उमेश जी लोगों का साथ छोड़ के चले जाएंगे तब भी समाज का काम होगा, तब भी सामाजिक संगठन के लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मनोज जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि एक बार संघर्ष मोर्चा बनता है फिर बिखर जाता है, दोबारा इतिहास अपने आप को दोहराता है एक छोटे स्पैन में ही, ज्यादा बीच का गैप ज्यादा नहीं है, टाइम स्पेन ज्यादा लंबा नहीं है, फिर संघर्ष मोर्चा बनता है और फिर आपको एक बिखराव सा दिखता है। इस पर आप टिप्पणी चाहूंगा। जी गुड्डू जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन है। और आपने बहुत अच्छा लाजमी सवाल किया है कि गया में जब चिंतन मंथन बैठक हुआ था तब करीब 28 से 30 जिला के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें मैं भी शामिल था, धर्मेंद्र अंकल भी थे। तो वहाँ लोहार संघर्ष मोर्चा का जन्म हुआ था संस्था का, और उसमें 9 लोग उसके कोर कमेटी के, बहुत अच्छे अच्छे लोग कोर कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। और उन्हीं के माध्यम से पूरे बिहार के लोहार को अपनी रणनीति का जिम्मा दिया गया था। तो धर्मेंद्र अंकल ठीक ही कह रहे हैं कि कुछ रणनीति न होने की वजह से उनका अप्रैल में कुछ कार्यक्रम हुआ था, तो उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन उनके ऊपर तो ब्लेम लगाया गया था कि बिना पूछे कोर कमेटी के बिना किसी तरह का मंशा लिए या परिचर्चा किए हुए उन्होंने कार्यक्रम को प्रारूप दिया था। तो कहीं न कहीं तो समाज के हित में था वह, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम था वह सरकार के सामने उस समय दौर था कि ये सरकार की नीति आई थी जातीय जनगणना को लेके, तो उसके खिलाफ में समाज हित में इन्होंने उस कार्यक्रम को प्रारूप दिया जो सराहनीय था। तो उसके बाद देखिए मैंने ये स्पष्ट किया कि लोहार संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ था कि सभी संगठन के लोग एक साथ बैठ के
और एक रणनीति के तरह लोहार के किसी भी समस्या, चाहे जो भी समस्या आएगी या पूर्व से है, उसके लिए हम लोग नीति के तहत काम करेंगे। प्रदेश स्तर पर जी, क्षेत्रीय स्तर पर जो जहाँ है अपना कर सकता है। वो बिल्कुल वो कोर कमेटी के लोगों से मेरी बात हुई भी थी जी। ऐसा नहीं है कि जब हम सचिवालय जाने लगे, ये करने लगे, तो मैं किसी से बात नहीं, चूंकि जिस तरह अभी हम लोगों को आपस में बातचीत होती रहती है जी जी, उस तरह उस समय भी सारे लोगों से, और आपको ये अंत होगा, आप उसमें थे जी। जब लिखा गया में जो कोर कमेटी और एडवाइजरी कमेटी का गठन जो हम लोग रूम में किए थे, वो रजिस्टर पर जो क्या बोलते हैं लिखावट है वो मेरा है, मेरे हाथ में था। मैंने जब सौंप दिया था आप लोग को, तो मुझे सिर्फ स्मरण भर था कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि लिखित तो मेरे पास था नहीं। तो मैं जब सब लोगों से बात किया तो सब लोगों का एक्टिविटी देखा कि अपने अपने संगठन के प्रति ही था जी। तो और उसमें मैंने ये भी कहा कि उससे पहले कुछ लोग, हमारा भी है, मैं अपनी भी गलती मानता हूँ। अब हमारे सत्यनारायण शर्मा जी उस कमेटी के मेंबर थे, और जनता दल का पूर्णिया में कार्यक्रम था, तो लोकस के बैनर लगा के वहाँ चले गए हैं इधर आपके इधर। तो ये मैंने ये कि हम चाहते थे कि निश्चित तौर पर वो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ सो, या सचिवालय जो लोग जा लगे सो, ये संघर्ष मोर्चा कृत होना चाहिए था। लेकिन परिस्थिति सामने आती है और जैसे अभी मान लीजिए इंडिया तो कभी ममता बनर्जी बुला लेती है, कभी तेजस्वी मुंह फुला लेते हैं, कभी क्या बोलते हैं मुलायम सिंह के बेटा मुंह फुला, गठबंधन में होता है ऐसा, होता है। तो उस समय मैं देखा कि समय तो अब किल हो जाएगा ना, समय पर अगर हम चोट नहीं करेंगे तो मुश्किल था। जब कोई कुछ नहीं करेगा तो लोग कुछ न कुछ तो समाज के लिए करेंगे, इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं आपकी। तो अब उस दौर में फिर वहां से क्या हुआ कि लोहार संघर्ष मोर्चा जो था वो मृतावस्था में चला गया। उसके बाद उस पर किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ, लोग अपनी अपनी भूमिका में लड़ाई लड़ते रहे, हम लोग भी लड़ते रहे, हम लोग भी कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहे। और तमाम जब इन्होंने संवाद यात्रा की शुरुआत की तो मैं लोहार कल्याण समिति के तमाम पदाधिकारियों को अपनी ओर से हार्दिक नमन करता हूं कि इतना बड़ा कम्युनिटी होने के बाद इन्होंने उमेश जी के नेतृत्व में पीछे आने का काम किया, साथ चलने का काम किया और उनको नेता मानने का काम किया, केवल और केवल समाज की विडंबना को, समाज की समस्या को हल करने के लिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार से हम लोग जो वंचित हुए पड़े हैं, उस अधिकार को पाने के लिए लोहार कल्याण समिति पूरे प्रदेश में उमेश जी के नेतृत्व में चलना पसंद किया। लेकिन जब हम लोगों ने सारी ये संवाद यात्रा का समापन औरंगाबाद की धरती पर किया, इसके बाद किसी तरह की रणनीति नहीं बनना, चाहे वह गांधी मैदान हो, चाहे वह मिलर हाई स्कूल हो। तो मिलर हाई स्कूल की जब बात आई थी तो उमेश जी का स्पष्ट करना था कि मैंने तो केवल आवेदन अभी दिया था, और जिन्होंने आवेदन दिया वो अपनी बहादुरी के लिए, जो आवेदन लेकर गए वो अपनी बहादुरी के लिए उन्होंने फर्स्ट से फोटो खींचा और डाल दिया। तो कहीं ना कहीं उमेश जी के साथ भी जो इर्द गिर्द लोग पड़े हुए हैं उन्हीं के मंच के, वो कहीं ना कहीं उमेश जी को बदनाम भी करना चाहते हैं। क्योंकि समाज की जब लड़ाई चलेगी तो सामाजिक स्तर पर हर चीज का निर्णय होगा, तभी उस पे पूरे बिहार के लोग पहल करेंगे। तो कुछ लोग उनके साथ हैं, जो धर्मेंद्र अंकल ने कहा कि कुछ उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं, उसको लेके उनके साथ रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग उन सब में नहीं हैं। हम लोग सामाजिक चेतना का, समाज के अधिकार के प्रति हम लोग निरंतर चिंतित रहते हैं। उसको लेके हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम को या तो प्रारूप देने का काम करते हैं, या तो जो समाज हित में आगे बढ़ेगा उसके साथ पूरा औरंगाबाद की कमेटी निरंतर रहने का काम करती है। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी।
हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।